हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सोशल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य के विषय में दोस्तों हम लोगों ने जाना था किस तरीके से उसका उदय होता है, किस तरीके से उसकी स्थापना होती है और किस तरीके से उसका विस्तार होता है। हम लोगों ने प्रमुख शासकों के बारे में विस्तार से जान लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना। उसके साथ साथ हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में भी जाना। अशोक के बारे में भी दोस्तों हम लोगों ने जाना। और तो दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना कि कलिंग युद्ध के बाद किस तरीके से अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से अपने पुत्र और पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजता है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने कौन कौन से कार्य किए। और दोस्तों उसके जो शिलालेख थे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने भी पॉइंट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन क्या था। ठीक है, समझिए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। देखिए क्या है, भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिलती थी। इससे पहले क्या था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में इस तरीके से भारत विभक्त था। ठीक है, जो भी उस समय के राज्य थे, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। ठीक, यानी सत्ता का केंद्र क्या था, राजा था, लेकिन क्या था, वो निरंकुश नहीं था। यानी मंत्रिपरिषद के अनुसार या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वो जो है शासन प्रबंध करता था। ठीक है, कौटिल्य ने राजा के सप्तांग सिद्धांत के साथ अंग निर्दिष्ट किए। ठीक, कौटिल्य थे दोस्तों चाणक्य, इनका अन्य नाम क्या था, नाम था इनका विष्णुगुप्त। उनकी एक रचना थी, क्या थी, अर्थशास्त्र। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी पॉइंट तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि सप्तांग सिद्धांत के का प्रतिपादन किसने किया या सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों ये कौटिल्य ने दिया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि राज्य के 7 अंग हैं। पहला होगा राजा, फिर आमत्य, उसके बाद जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इन 7 का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, किसका, राजा होगा, उसके बाद उसके मंत्री परिषद यानी आमत्य वगैरह होंगे। ठीक है, जनपद, दुर्ग का होना यानी किले का होना, कोष यानी जो रुपया पैसा होता है वित्त का होना, सेना का होना बहुत ज़रूरी था और उसके साथ साथ दोस्तों मित्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सप्तांग सिद्धांत थे कौटिल्य के। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से एग्जाम में पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है केंद्रीय प्रशासन। तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया। ये 18 थे। देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है, ये थी कौटिल्य की रचना। उसमें जो उच्च पदाधिकारी यानी जो टॉप के अधिकारी थे उनको कहा जाता था तीर्थ। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीर्थ का मतलब तीर्थ स्थल नहीं होगा। जो अर्थशास्त्र में जो उच्च अधिकारी थे उनको दोस्तों तीर्थ कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कहा गया, उनको कहा गया था तीर्थ। ठीक है, और कितने इनकी संख्या थी, तो ये थे 18। अधिकतर जगहों पर इनको क्या कहा गया, इनको महामात्य भी कहा गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री और पुरोहित थे। तो देखिए क्या था, तीर्थ या फिर महामात्र कौन कौन थे, मंत्री थे और पुरोहित होते थे। ठीक है, इनका साम्राज्य के अन्य अधिकारियों पर स्पष्ट नियंत्रण होता था क्योंकि दोस्तों ये टॉप पर होते थे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मौर्यकालीन उच्च अधिकारियों के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे था तीर्थ या और उसके बाद यहाँ पर संबंधित विभाग, तीर्थ को महामात्य भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मंत्री था इसके अंतर्गत कौन सा डिपार्टमेंट था, तो इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट था प्रधानमंत्री का। ठीक है, पुरोहित प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, सेनापति युद्ध संबंधी युद्ध विभाग का ये मंत्री होता था। ठीक है, समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था यानी वित्त मंत्री ये होता था। ठीक है, सन्निधाता ये होता था राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक, उसके बाद दंडपाल ये था पुलिस अधिकारी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये नाम दिए हैं, ये उनके पद यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इनको अच्छे से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, एक बार और समझते हैं। यहाँ पर तीर्थ यानी यहाँ पर ये पद थे। ठीक है, उसके बाद ये संबंधित विभाग, मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित प्रधानमंत्री, सेनापति युद्ध विभाग का ये मंत्री था, समाहर्ता राजस्व विभाग या राजस्व विभाग का प्रधान जिसको वित्त मंत्री भी कहते थे, सन्निधाता ये था राजकीय कोषाध्यक्ष, उसके बाद दोस्तों दंडपाल ये था पुलिस अधिकारी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग सैन्य विभाग को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सैन्य विभाग प्रमुख तो होता था, वो होता था राजा ही होता था। ठीक है, कभी कभी युद्ध पर अगर राजा नहीं जाता था तो उसका जो प्रमुख होता था वो होता था सेनापति। ठीक है, यानी जो सेना होती थी वो सेनापति के अंतर्गत ही होती थी। ठीक, सैनिक प्रबंध की जो देखभाल करने वाला अधिकारी था उसको कहते थे अंतपाल। नाम याद रखिएगा दोस्तों। पैदल अश्व यानी घोड़सवार होते थे। ठीक है, अश्व को घुड़सवार भी कहते हैं। ठीक,
हाथी, रथ और नौसेना, ये जो है सेना के प्रमुख अंग थे। ठीक है, जस्टिन ने क्या कहा दोस्तों, जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो डाकुओं का गिरोह था। ठीक है, देखिए जस्टिन ने क्या कहा, चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा, डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों एग्जामों में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि डाकुओं का गिरोह या डाकुओं की सेना किसने कहा या किसकी सेना को कहा गया, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा, ये कहा है डाकुओं का गिरोह था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं न्याय व्यवस्था। तो अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय हैं। ठीक है, एक थे धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरे थे कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, अब ये धर्मस्थीय न्यायालय कौन थे, इनको देखते हैं। तो नागरिकों के पारस्परिक वाद विवाद, यानी अगर आपस में वाद विवाद हो रहा है उसका निपटारा करते थे ये। ठीक, इन्हें दीवानी अदालत, यानी इनको दीवानी अदालत जो होती है वो इनको कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होता है कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन में देखते हैं क्या था, राज्य या नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। ये फौजदारी न्यायालय थे। ठीक है, एक दीवानी थी, ये दूसरी थी फौजदारी यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है गुप्तचर विभाग। तो ये विभाग एक पृथक आमत्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहते थे। ठीक है, यानी गुप्तचर डिपार्टमेंट था। कौटिल्य ने गुप्तचर को गुण पुरुष कहा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य ने गुप्तचर को क्या कहा, उन्होंने कहा है इसे गुण पुरुष यहाँ पर कहा है। ठीक है, मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचर कार्य करते थे, एक थी संस्था, दूसरा था संचार। अब ये संस्था क्या है, तो एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे ये। ठीक, संचार क्या था, भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। देखिए ये गुप्तचर थे यहाँ पे, और प्राचीन समय में जिसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी वो जो है क्या करता था, राजा बहुत ही बेहतर अपने शासन प्रबंध को करता था, क्योंकि उसको क्या होता था, गुप्तचर के माध्यम से क्या करता था, जो शत्रु उसके होते थे, पड़ोसी देश होते थे, ठीक, अदर लोग जो होते थे उन पे वो देखता था कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई योजना इस तरीके से बनाई जा रही हो जो हमारे राज्य के या हमारे लिए अहितकारी हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था जो थी उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में क्या किया गया, इसको एक पृथक डिपार्टमेंट बना दिया गया। इसका जो सर्वेसर्वा या अध्यक्ष होता था उसको कहा गया है महामात्य सर्प। ठीक है, तो दोस्तों कौटिल्य ने गुप्तचर को कहा है गुण पुरुष। उसके बाद मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचर कार्य करते थे, एक थी संस्था, दूसरा था संचार। तो संस्था क्या होती है, वो एक स्थान पर रहकर ये कार्य करते थे। संचार जो था ये भ्रमण करते हुए कार्य करते थे, यानी जासूसी वो करते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्रांत, जिनको चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख प्रांत यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी राजधानी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरापथ इसकी राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ इसकी राजधानी थी दोस्तों स्वर्णगिरी, प्राची जिसको पूर्वी भी कहते थे इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, अवंती इसकी राजधानी थी उज्जैनी, और कलिंग इसकी राजधानी थी दोस्तों तोशली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इसको इसी तरीके से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है मौर्य समाज। तो यहाँ पर कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे। मेगास्थनीज के अनुसार दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था, और सातवां जो था वो था सभासद। यानी मेगास्थनीज ने 7 बताए। ठीक है, वर्ण यहाँ पर कार्य कर रहे थे। कौटिल्य ने कहा यहाँ पर 4 वर्ण कार्य कर रहे थे। कौन कौन से, कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से थे, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य और शूद्र था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ पर दार्शनिक भी थे, किसान भी थे, अहीर भी थे, कारीगर भी थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। ठीक है, उन्होंने 7 लोगों को बताया यहाँ पे। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। ठीक है, कौटिल्य क्या बता रहे हैं कि भारत में उस समय दास प्रथा थी। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, स्त्रियों की दशा में पहले से सुधार हो रहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियाँ थीं उनको रूपाजीवी कहते थे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग आएंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो था कृषि। 1/4 से 1/6 भाग राजस्व इनसे लिया जाता था। आंतरिक और बाह्य व्यापार होते थे, यानी आंतरिक व्यापार होते थे। ठीक है, उसके बाद विदेशों से भी व्यापार होते थे। विदेश कौन कौन से थे, रोम था, सीरिया था, फारस था, मिस्र था, इत्यादि देशों से भारत का उस समय व्यापार चल रहा था। ठीक है, प्रमुख उद्योग जो था वो था वस्त्र उद्योग। ठीक,
और व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था। प्रमुख जो बंदरगाह था वो था भड़ोस था, ठीक है। और टैक्स यानी जो कर होता था उसको चोरी करता था, और उसको अगर कोई चोरी कर लेता था तो उसको क्या करता था, उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में, ठीक है, प्रमुख आधार था यहाँ पे कृषि, ठीक। कितना लिया जाता था, 1/4 से 1/6 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, ठीक। आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होते थे। बाहरी व्यापार जो होते थे वो होते थे रोम से, सीरिया से, फारस और मिस्र से, ठीक है। प्रमुख उद्योग जो था वो था वस्त्र उद्योग। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था, ठीक है। प्रमुख जो बंदरगाह था वो था भड़ोच। और उसके बाद यानी जो टैक्स यानी जो कर चोरी करता था उसको दोस्तों सज़ा के रूप में मृत्युदंड दे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन कला को, ठीक है। तो मौर्य सभ्यता के पश्चात कला का व्यवस्थित विकास मौर्य काल में प्रारंभ होता है, ठीक है। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक थी राजकीय कला, दूसरी थी लोक कला, ठीक है। तो राजकीय कला में क्या होगा, इसमें स्तंभ बनाए गए, गुहा बनाए गए, अभिलेख और स्तूप का दोस्तों निर्माण किया गया, ठीक है। यानी ये राजा लोग अपने अंतर्गत करवाते थे, ठीक। लोक कला ये जो है स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित, ठीक, यानी जो खुद के स्वतंत्र कलाकार होते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे लोक कला का संबंध हो जाएगा खुद के यानी जो स्वतंत्र कलाकार होते थे यानी आम जनमानस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आम जनमानस यानी जो कला में रुचि रखते थे उन्होंने क्या किया, ये चिड़ियों की मूर्तियां बनाई, मिट्टी की मूर्तियां बनाई। और जो राजा होते थे यानी जो राजकीय कला होती थी उसमें स्तंभ बनाए गए, गुहा बनाए गए, ठीक है, अभिलेख बनाए गए और स्तूप का निर्माण किया गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से सभी पॉइंटों को आप अच्छे से समझ रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साथियों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों शिलालेख आते हैं 14। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो इस शिलालेखों की संख्या है दोस्तों 14। स्तंभ लेख कितने थे, स्तंभ लेख थे 7। सारनाथ स्तंभ लेख, ठीक है, इसमें 4 सिंह हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। इसमें घोड़ा, हाथी, सिंह, वृषभ और 24 तीलियों वाला एक चक्र है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुहा लेख, तो ये बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास के लिए दी गई, ठीक। बाद में क्या हुआ, अशोक का जो पोता था यानी पुत्र था उसके द्वारा नागार्जुन पहाड़ी में गुफाओं का दोस्तों निर्माण करवाया गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुहा लेख ये बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए अशोक ने बनवाई, किसके लिए कि तो आप भैया वहाँ पर जाके निवास करिए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अशोक के पोते ने, ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक। उसके बाद दोस्तों स्तूप आता है जिसमें सांची का स्तूप प्रमुख होता है, भरहूत स्तूप दोस्तों प्रमुख होता है, ठीक। तो लगभग 84,000 स्तूपों का दोस्तों निर्माण करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है राज प्रसाद, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 खंभों वाला ये पत्थर और लकड़ी का बना हुआ है राजप्रसाद यानी राजा का जो महल होता था, ठीक है, उसको राजप्रसाद। तो कहाँ से इसके अवशेष पाए गए, पाटलिपुत्र से पाए गए, ठीक है। 80 खंभों वाला ये पत्थर और लकड़ी से बना हुआ था, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे लास्ट में कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है पारिवारिक षड्यंत्र। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पर आता है अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है प्रशासकीय कार्यों में शिथिलता। उसके बाद चौथा आता है अशोक की शांतिवादी नीति। उसके बाद 5वां आता है धार्मिक कारण। उसके बाद आता है दोस्तों आर्थिक कारण। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है बाह्य आक्रमण और मौर्य विद्रोही जनमानस यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों ये जो कारण थे 7 ये मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण हुए, ठीक है। तो देखिए पारिवारिक षड्यंत्र भी होते हैं तो साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगर अयोग्य उत्तराधिकारी होंगे तो भी किसी भी साम्राज्य का पतन होना तय है, ठीक है। प्रशासकीय कार्यों में शिथिलता होगी, ठीक है, तब भी क्या होगी, किसी भी साम्राज्य का पतन हो जाएगा, ठीक है। अशोक की जो शांतिवादी नीति थी तो अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि हम अब कभी युद्ध नहीं करेंगे, कभी हम तलवार नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने कहा कि हम जो है धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अशोक की शांतिवादी जो नीति थी वो दूसरे जो आक्रमण करने वाले जो लोग थे, ठीक है, पास पड़ोसी जो होते हैं वो आक्रमण करने वाले विदेशी भी उस वक्त आक्रमण बहुत हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अशोक की शांतिवादी नीति का फ़ायदा उठाया। धार्मिक कारण यहाँ पर था, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। आर्थिक कारण में क्या हुआ, जब सब कुछ धर्म में ही, ठीक है, लगाया जा रहा है, ठीक,
तो उसमें क्या, जिनसे जो है राजकोष जो है बिल्कुल रिक्त हो गया था। ठीक है, बाहरी आक्रमण हुए और मौर्य विरोधी जो जनमानस था वो तैयार हो गया, और ये सब मिलके क्या होते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सोशल साइंस में जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने जाना किस तरीके से उसकी न्याय व्यवस्था थी, सैन्य विभाग के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, मौर्यकालीन उच्च पदाधिकारी जो थे उनके बारे में दोस्तों हम लोगों ने विस्तार से जाना था। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद की राजनीति के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों कर्ण वंश की स्थापना, सातवाहन साम्राज्य के बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।